ऑनलाइन पीएचडी क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख प्रश्नावली विधि के गुण और दोष विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। विगत व्याख्यानों में आपने सुना कि प्रश्नावली की क्या परिभाषाएं हैं, प्रश्नावली के क्या प्रकार हैं और प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है। आज हम आपको इस प्रश्नावली विधि के प्रमुख गुण और दोषों से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे आप अपनी प्रश्नावली को कैसे उन्नत बना सकते हैं। प्रश्नावली के गुण, सर्वप्रथम हम प्रश्नावली के गुण का विवेचन करेंगे। जो प्रश्नावली में प्रमुख गुण पाए जाते हैं, उन गुणों में सर्वप्रथम श्रम, समय तथा धन की बचत को हम सम्मिलित करते हैं। अगर सूचनादाता तत्पर है तो एक निश्चित समय में शोधकर्ता वांछित सूचना की प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हमने प्रश्नावली भेजी और आपने ससमय, ध्यान रखिएगा, हमने प्रश्नावली भेजी। आजकल विभिन्न माध्यम हो गए हैं भेजने के, हम ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर हमारा सूचनादाता तत्पर है और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी से, तकनीकों से वाकिफ है, शिक्षित है और तत्पर है, वह हमारी शोध की व्यवहारिकता को समझता है, वह हमारी शोध की गंभीरता को समझता है, तो वो निश्चित रूप से हमारे प्रश्नों का उत्तर ससमय देगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे श्रम की भी बचत हुई, हमारे धन की भी बचत हुई और सबसे अधिक हमारे समय की बचत हुई, क्योंकि हमें उस स्थान तक जाना नहीं पड़ा जहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त होती है। यानी कि हमें यात्रा का हमारा समय बचा, यात्रा में व्यय होने वाला धन बचा और इस तरीके से हमारा अतिरिक्त श्रम बचा। दूसरा प्रमुख गुण प्रश्नावली का यह है कि प्रश्नावली का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। सिर्फ भौतिक ही दृष्टिकोण से नहीं, जिस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं उस विषय के विस्तार के दृष्टिकोण से भी यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एक अभिप्राय निश्चित रूप से यह है कि दूर स्थित सूचनादाता से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नावलियों द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले की व्याख्यानों में। इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि आपकी शोध समस्या अगर किसी ऐसे विषय पर केंद्रित है कि उत्तरदाता आपकी उपस्थिति में उन प्रश्नों के उत्तर देने में हिचकिचा रहा है या उसे संकोच हो रहा है, या वह उत्तर सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहता कि आप उसके सामने उपस्थित हैं या कोई उसके बारे में क्या सोचेगा यह सोच के वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देने वाला है, तो प्रश्नावली विधि के द्वारा हम उन उत्तरों को भी प्राप्त कर सकते हैं जिन विषयों पे प्रत्यक्ष रूप से प्रायः लोग चर्चा करने में बचते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसे याद में रखिएगा। यह प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद प्रश्नावली द्वारा किया गया अध्ययन स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक क्यों होता है? क्योंकि प्रश्नकर्ता या शोधकर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, तो सूचनादाता स्वाभाविक वातावरण में मनोवांछित उत्तर देता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता, कोई मानसिक दबाव नहीं होता। वास्तविकता, चूंकि अध्ययनकर्ता सम्मुख उपस्थित नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अध्ययनकर्ता सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित नहीं है,
तो वो किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं महसूस करता, या वो ये नहीं सोचता कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे सम्मिलित हैं कि जिनका अगर हम इनके मन के मुताबिक उत्तर नहीं देंगे तो इनको नागवार गुजरेगा, या इनको अच्छा नहीं लगेगा, या इनके ऊपर हमारा गलत प्रभाव जाएगा या गलत संदेश जाएगा। इन सारी बातों से वो स्वतंत्र होता है। अतः वह जो उत्तर देता है वो वास्तविक होता है और पक्षपात रहित होता है। पक्षपात रहित होने का मतलब ये है कि जो अध्ययनकर्ता की पूर्व धारणाएं एवं पूर्व अनुभव जो उसे प्रभावित कर सकते हैं सामने होने पर, वो प्रभावित नहीं कर पाते। इस तरह से प्रश्नावली विधि के विभिन्न गुण आप लोगों ने सुने। इसके बाद प्रश्नावली विधि के कुछ प्रमुख दोष भी हैं। प्रश्नावली विधि का एक प्रमुख दोष है कि इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है। आत्मनिष्ठता का मतलब है कि सूचनादाता अपनी हो सकता है सूचनाएं छुपा लें और गलत सूचनाएं भर दें। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आप शोध कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता और वैधता घट जाती है। दूसरा दोष यह है कि यह एक अप्रत्यक्ष अध्ययन है। अभी आपने अप्रत्यक्ष अध्ययन की कुछ खूबियां देखी थी, कुछ गुण देखे थे, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। एक हानि यह है कि जब प्रश्नकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं है तो यह भी संभव है कि उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर किसी और से भरवा दे, या किसी और से पूछ के भर दे, या स्वयं ना भरे। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो हमारा अध्ययन होगा वह अध्ययन ना वैध रहेगा ना विश्वसनीय रहेगा। दूसरा अप्रत्यक्ष अध्ययन होने का हानि ये है कि अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या अगर कोई प्रश्न अस्पष्ट है तो वह क्या है, वास्तविकता में क्या है, या उसको स्पष्ट करने की संभावना प्रश्नकर्ता से कम हो जाती है। यानी कि जब अस्पष्ट कोई प्रश्न मिलता है उत्तरदाता को, सूचनादाता को, तो वह प्रायः उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अस्पष्टता को दूर करने के लिए उस समय वहाँ पर प्रश्नकर्ता या शोधकर्ता उपलब्ध नहीं होता। यह दोष शोधकर्ता को विश्लेषण के समय बहुत परेशान करता है। इसके बाद में एक दोष यह भी है प्रश्नावली विधि का कि जो हमारे सूचनादाता हैं वो बहुत सीमित संख्या में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विधि केवल शिक्षित सूचनादाताओं पर ही मुख्य रूप से लागू है, कि वो शिक्षित हों, वो आपके शोध के प्रति गंभीर हों और वो उत्तर देने को तत्पर हों। जिनमें यह गुण पाया जाएगा वह आपके लिए उपयुक्त सूचनादाता सिद्ध होंगे। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो व्यस्त ना हो, ऐसा प्रायः कम होता है। अर्थात कभी कभी व्यस्तता के कारण आदमी प्रश्नावली को भर के नहीं भेज पाते। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि प्रश्नावली का प्रयोग आप शिक्षित व्यक्ति पर ही कर सकते हैं। अशिक्षित, निरक्षर या बच्चों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक दूसरा प्रकार है चित्रित प्रश्नावली का, जिसका अशिक्षित और बच्चों पर प्रयोग करने की बात कही गई है, लेकिन चूंकि चित्र सार्वभौमिक अर्थ को प्रकट नहीं करते, इसलिए वो विधि भी ज़्यादा कारगर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका निदान किया गया चित्रित प्रश्नावली बना के, लेकिन जो चित्र आप जिस अर्थ से बना रहे हैं, उत्तरदाता भी उसी अर्थ को उसी रूप में ग्रहण करें, यह कठिन कार्य है। इसके बाद एक विकट समस्या आती है। वो समस्या है आंशिक भरी हुई प्रश्नावली की और आंशिक वापसी की। आप जो प्रश्नावली भेज रहे हैं उनमें से कितनी प्रश्नावली वापस आ रही हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।
बहुधा लोग व्यस्त होने के कारण सूचना नहीं देते, या अपनी उदासीनता के कारण सूचना नहीं देते, या व्यस्त होने के कारण ससमय सूचना नहीं प्रदान करते। और एक दूसरी कैटेगरी ये है कि जो सूचना प्रदान भी करते हैं वो आंशिक भरी हुई प्रश्नावली, जो प्रश्न उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ दिया, या जिसका उत्तर उन्हें नहीं देना है उसे छोड़ दिया। इस तरीके की विभिन्न समस्याएं जब शोधकर्ता के सामने आती हैं तो उसे डेटा के विश्लेषण में विशेष रूप से कठिनाई होती है। अब इन दोषों को दूर कैसे किया जाए? इन दोषों को दूर करने की विधियां हैं कि आप उसको अपने शोध की व्यवहारिकता से, गंभीरता से भली भांति परिचित कराएं। अगर वो आपके शोध की महत्ता को, सार्थकता को, व्यवहारिकता को समझेगा तो निश्चित रूप से वह आपके शोध के प्रति तत्पर होगा और ससमय उत्तर देगा। दूसरी बात, जो प्रश्न अस्पष्ट हैं, आप ऐसी भाषा का चयन कीजिए कि जो आप पूछना चाहते हैं पढ़ने वाले को वही महसूस हो, वही उसका अर्थ वह समझे। अगर कोई भी प्रश्न अस्पष्ट है तो इसका यह मतलब है कि आपकी प्रश्नावली में कमी है, आपने प्रश्नावली ठीक तरीके से टेस्ट नहीं की। अगर आप प्रश्नावली ठीक तरीके से टेस्ट करेंगे, अगर आप प्रश्नावली से अस्पष्ट शब्दों को हटा देंगे, अगर आप अपनी प्रश्नावली से ऐसे शब्दों को हटा देंगे जिनसे आपका पांडित्य का प्रदर्शन होता हो या आपके बौद्धिक स्तर का पता लगता हो, और आप एक सामान्य सी भाषा में जिसे प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से ग्रहण कर पाए, बिना किसी शब्द शक्ति के प्रयोग के, यानी कि ना लक्षणा है ना व्यंजना है, जो कहा गया है एकदम सामान्य भाषा में, एकदम सीधे तौर पे कहा गया है, उसका कोई अर्थ ऐसा नहीं है कि जो ध्वनित हो रहा हो, जो भी है वो स्पष्ट है, तो आपकी प्रश्नावली में जो आंशिक छूटे हुए प्रश्न होंगे अस्पष्टता की वजह से वो नहीं होंगे। इस कमी को आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। एक तीसरा बिंदु है कि कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं देना पसंद करते हैं, या आत्मनिष्ठता जैसी बात सामने आ जाती है, तो आप अपनी प्रश्नावली में कोई ऐसा शब्द ना प्रयोग करें जो संवेग युक्त हो, जो पक्षपातपूर्ण हो। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का चयन करना है कि जो कि आपकी विचारधारा को, जो सूचना दाता है उस पे जाहिर ना होने दें, कि वो आपकी विचारधारा के अनुरूप उत्तर देने लगे। जब आप तटस्थ होकर के प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपको उत्तर प्राप्त होंगे वो वास्तविक होंगे। अगर आपकी प्रश्नावली से किसी विशेष विचारधारा की तरफ आपका झुकाव परिलक्षित होगा तो उत्तरदाता समय के अनुसार और समय की मांग के अनुसार ही उन प्रश्नों का उत्तर देगा। इस तरीके से आप अपनी प्रश्नावली को उन्नत बना सकते हैं और जो प्रश्नावली के दोष हैं उनको कम कर सकते हैं। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग पुनः किसी नए विषय के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।